आप सभी को ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस मंच पर आप सभी का स्वागत। साथियों, पूरे देश के अंदर किसानों की बहार चल रही है। मीडिया, सोशल मीडिया और आप सभी, हम सभी के बीच में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि किसान आंदोलन का क्या होगा और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये बड़े सवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम इन बातों को लाएं, इसके पहले ये चिंतन करना चाहेंगे कि इन किसानों के इस छोटी सी बात के लिए, बिल लेने के लिए इतनी बड़ी रिस्क मोदी गवर्नमेंट क्यों ले रही है। क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट बैक फुट पे आ रही है। क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट को फर्क क्या पड़ना है इसमें। मान लो किसान नहीं चाहते हैं या जो भी है, इतना कौन सा ऐसा काम हो जाएगा जिसके कारण से बहुत आमूल चूल परिवर्तन इस सरकार के अंदर हो जाएंगे। ये सवाल हमारे सामने है। इस सवाल में एक सवाल ये निकलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार ने खुद ने इन किसान यूनियन के मार्फत ये हड़ताल करा करके और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर को कम करने के लिए ये काम किया है। अब आप कहेंगे कि ये सरकार क्यों हड़ताल कराएगी, क्या इनको फायदा मिलेगा। कुछ ऐसे सवाल हमारे दिल में इसलिए आते हैं कि WTO का इसमें अड़ंगा है। जब WTO का कोई अड़ंगा हो तो पहले जानना हमें बहुत जरूरी है कि WTO के अड़ंगा हो क्या सकता है। क्या ऐसी बात है WTO के अंदर, कौन सी ऐसी गलतियां हमारी पूर्ववर्ती सरकारें, कांग्रेस और वाजपेयी और इन सरकारों ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि जिनके अंदर कुछ ऐसी कमियां रह गई कि हमारे जो भी आज किसान सड़कों पे बैठे हैं उनको गवर्नमेंट को उससे हटने के, पीछे हटने के लिए बाध्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को रिलीज नहीं करने के लिए। उन बातों को हम आज डिस्कशन करेंगे कि कौन से WTO के अड़ंगे हैं या कौन सी ऐसे समझौता है जिसके तहत आज भारत सरकार इस बात को, एक छोटी सी बात को मानने को तैयार नहीं है कि इन तीनों कानूनों को रिपील करके और नए कानून बना दिए जाए जिसके अंदर MSP मुख्य मुद्दा हो। सन 1947 से गेट नाम की एक संस्था थी जो इतना सा करती थी कि सामान का सिर्फ एक देश से दूसरे देश के टैरिफ के मामले में कंट्रोल करती थी और टैरिफ का करते थे कि भाई तुम सामान बेचो तो इस रेट से आपकी एक्साइज ड्यूटी और इसके हिसाब से हो। फिर बाद में धीरे धीरे इनके समझौते होते 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 हुए 94-95 के अंदर उरुग्वे समझौता हुआ, जो 7वां राउंड था इनका। 2-2 साल में कॉन्फ्रेंस, इनकी मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। वहां पे एक डंकल साहब थे जिन्होंने बहुत बड़ा एक प्रस्ताव रखा दुनिया के सामने और उसके अंदर से बहुत बड़ी दूरी थी। थीम तो ये थी कि देखो दुनिया में कुछ लोगों के पास तो अनाज सड़ रहा है, कुछ लोग जो है भूखे मर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि अनाज को हमें कमोडिटी घोषित करनी चाहिए और कमोडिटी ही जो है वो गेट के मार्फत ट्रांसफर होती है, उसके अंदर ही उसका बिजनेस हो सकता है और उसका जो भी तरीका है वो हम तय करते हैं। अब उस डंकल समझौते को अंदर ये तय गया कि गेट को WTO नाम दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सिद्धांत बने, बहुत सारे सिद्धांत बने, उसमें हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि किसानों का अभी मामला चल रहा है। तो AOA के नाम से एक हमारा एग्रीमेंट हुआ कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। स्वाभाविक है कि एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीमेंट है। दुनिया के 164 देश इकट्ठे हुए और उन सब ने यह समझौता किया कि एग्रीगेट रूप में हम एग्रीकल्चर के रूप में क्या समझौता कर सकते हैं। तो साहब उन्होंने समझौता किया। समझौते के अंदर 3 बातें तय की। एक बात तो तय की कि सभी देशों को मार्केट की एक्सेस दी जाए, कहीं उनको पहुंचने के लिए उनको एक्सेस दी जाए। तो एक्सेस देने के पीछे थ्योरी आई कि टैरिफ तय करो, यानी टैरिफिकेशन इसका नाम दिया गया, यानी टैरिफ तय करो। तो टैरिफ के अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा करो, देखो अभी आप लोगों के पास में यदि आप बेचना चाहते हो इधर उधर, इस देश से इस देश में, तो आप अपना टैरिफ बता दो, उसके हिसाब से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो होता रहेगा। और टैरिफिकेशन के अंदर एक जो अड़ंगा नंबर 1 ये डाला कि आप टैरिफ को, जो डेवलपिंग कंट्री है वो टैरिफिकेशन के मॉडल के अंदर 1986 से 1988 ये 7वां उरुग्वे सम्मेलन था। तो वहां का जो भी है
वो टैरिफ का मामला है, तो उसको 10 साल बाद में, यानी 87 के 10 साल बाद में, यानी 1995 में WTO बना, तो 10 साल का बाद का मतलब 2005 तक जो है आप इनको टैरिफ को धीरे धीरे कम करोगे। तो 24%, उनको 36% दिया कि भाई आप 36 से कम करोगे, 36% तक कम करोगे, इनको 24% कम करने के लिए कहा। कोई चीज यदि 24% टैरिफ की है तो उसको जीरो करने की अंदर था, इसके अंदर है तो आप जीरो तो लाओगे ही लाओगे। तो साहब दुनिया घटाने लगी टैरिफ, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इधर से उधर आने लगा, और 10 साल के अंदर स्थिति ये हुई कि टैरिफ जो है वो उस स्थिति पे पहुंचा नहीं, और प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हुई। उनको 6 साल में कम करना था, और हमें भारत जैसे देश को जो है 1988 से 1990 के बीच में इन सालों के अंदर जो है कहा कि भाई अब आप धीरे धीरे इनको कम करो, और टेरिफिकेशन नाम दिया गया, मार्केट की एक्सेस दी गई कि मार्केट की एक्सेस का तरीका आपका ये होगा। फिर कहा कि कोई भी व्यक्ति एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे दुनिया के किसान खड़े रहेंगे, यानी कोई किसी को सहायता नहीं करेगा, और सहायता करेगा तो उसकी एक लिमिट बना दी जिसको नाम दिया गया डोमेस्टिक सपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। डोमेस्टिक सपोर्ट कोई देश अपने किसानों को कितना दे पाएगा इसकी एक थ्योरी बनाई, उसे एग्रीमेंट में लिख दिया। उस थ्योरी में यह लिखा कि भाई आप अपने किसानों को भला करने के लिए 3 बॉक्स हैं, इन बॉक्स के अनुसार देंगे। वैसे तो 4 है लेकिन 3 मुख्य रूप से काम आते हैं। जो बत्ती होती है ना अपने ये जो चौराहे की, उसके हिसाब से इन्होंने कहा, एक एम्बर बॉक्स नाम दिया जो इसमें लाल बत्ती कह सकते हैं उसको, एक ब्लू बॉक्स दिया, और एक जो है वो ग्रीन बॉक्स दिया। बॉक्स के अंदर यहां हम चूक गए, डेवलपिंग कंट्री और भारत जैसा देश वहां चूक कर गया, और वहीं से हमारी सारी गले की फांस हुई। वो एक अड़ंगा था, वो खतरनाक अड़ंगा था। इन्होंने बक्से बना के कहा देखो ये सहायता करोगे तब तो आएगी ग्रीन बॉक्स में, और ये सहायता करोगे तो आएगी ब्लू बॉक्स में, और ये सहायता करोगे तो आएगी एम्बर बॉक्स में। अब एम्बर बॉक्स वाली भी लिमिट मान दी कि एम्बर बॉक्स के अंदर क्या सिस्टम होगा कि 1986, 87 और 88 में जो भारत में अनाज पैदा हुआ था, उस अनाज का जो वैल्यू बनती है, उसका एवरेज बनता है, जो भी अनाज पैदा हुआ एक साल के अंदर, एक का अंदर एग्रीकल्चर जीडीपी कह सकते हो, जैसे अभी 14-15% या 16-17% नापते हैं अपने, उस अनाज की बेस ईयर जो है वो मान करके उस अनाज की जो वैल्यू है उसका 10% आप खर्च करोगे। 100 रुपए का यदि अनाज 1986-88 के बीच में एवरेज से पैदा हुआ था उस वैल्यू से, तो उसका 10 रुपए आप जो है किसानों की सहायता करोगे, इसके ऊपर नहीं करोगे। ये अपने को बांध दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि सिस्टम अलग था, अमेरिका का टेक्नोलॉजी, और वहाँ EU और वो देश कुछ अलग थे। हम वहाँ साइन करके यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में उस बक्से के अंदर क्या है ये भारत वालों को सोच समझ के करना चाहिए। उस एम्बर बॉक्स के बक्से के अंदर जो बातें थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये इनको मना किया था कि भाई आप ये काम नहीं करोगे। और इसके अंदर क्या किया कि भाई इनपुट प्राइस जो है, उसके अंदर इनपुट प्राइस में क्या है, सीड है, यूरिया है, या और कोई आप ये कोई दे रहे हो सब्सिडी, तो वो सब्सिडी आप नहीं दोगे। और एक जो दूसरी प्राइस थी वो थी आउटपुट प्राइस, जो आपकी जो MSP है। जब उस बक्से के अंदर खोला तो वो नाग टाइप निकला। MSP आप नहीं दोगे, किसानों को खाद पे सब्सिडी नहीं दोगे, आप किसानों को बीज पे सब्सिडी नहीं दोगे, किसानों को आप बिजली में सब्सिडी नहीं दोगे, किसानों को आप जो है किसी प्रकार की अन्य सब्सिडी नहीं दोगे। ये समझौता हमारा वहां हो गया। अब वो समझौता हो गया और उस बक्से के अंदर ये चीजें निकल गई। और इधर हमने क्या किया कि वो एक बना दिया, PDS सिस्टम बना दिया। PDS सिस्टम का मतलब है पब्लिक का जो सप्लाई का सिस्टम जो है आपका, ये अनाज वगैरह जो दे रहे हैं इसके ऊपर। अब इस PDS सिस्टम के अंदर भारत ने कानून बना दिया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में, और PDS के अंदर था तो उसमें भी एक अड़ंगा था कि आप अपने लोगों को अनाज खिलाने के लिए तो रख दो, लेकिन मुझे बताओगे, WTO ने कहा कि मुझे बताओगे कि आपके कितने गेहूं पैदा हुए देश में, कितना चावल पैदा हुआ, कितने लोगों को बांटा, लेकिन आप रखोगे नहीं। रखोगे तो दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे, इसको आपको लाना पड़ेगा। यानी अनाज आपने पैदा किया, उस अनाज के ऊपर वर्ल्ड लेवल के WTO की जो संस्था है उस संस्था का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि हमने उस पर साइन कर दिए। अब साइन हमारे वहां हो गए तो हमें बहुत एक
उस तरह की बात थी कि भाई हमें करना क्या चाहिए था। तो फिर 7वें में तो ये तय करके आगे, 8वें 9वें 10वें में हल्ला हुआ। तो 2013 के अंदर मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम में जब ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है हमारे लोगों को हम भूखे नहीं मार सकते, हमारा ये सिस्टम है। तो उन्होंने कहा ये आप लाओ। तो इन्होंने कहा ऐसा करो आप 2017 तक चलो आपको छूट देते हैं। दुनिया के देशों ने कहा भाई भारत तो बहुत लोग रहते हैं वहां, दुनिया के 17% लोग रहते हैं, इनको अनाज खुद को चाहिए। अब अनाज हम पैदा करें और दुनिया की दौड़ के हमें दो, और देवो किसमें कि आप किसानों की सहायता भी मत करो और किसानों को आप जो है उसके अंदर टेरिफिकेशन के अंदर इस टेरिफ में देवो। तो ये बड़े एक समझौते के जो सिस्टम थे ये दोनों के दोनों टिपिकल थे। अब आपका टेरिफिकेशन जो था उसके अंदर भी हम पिछड़ गए, हमारी टैरिफ जो थी वो उस लेवल की थी नहीं, और हमारा जो डोमेस्टिक सपोर्ट था उसके अंदर भी हमारी हो गई, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। अच्छा, डायरेक्ट के अंदर एक लाइन लिखी कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं आपस में भेजने करने का, उसके अंदर डिस्टोर नहीं होना चाहिए। डिस्टोर की थ्योरी क्या है कि किसी भी आदमी को, किसी भी किसान को यदि आप सहायता करते हो तो इसका मतलब है जैसे क्या है कि अमेरिका मान लो 100 रुपए के भाव से कोई चीज पैदा करता है तो 95 रुपए सहायता कर दे तो उसको तो 5 रुपए ही लगे, वो बाजार में जाकर के 60 रुपए में ही बेच दे। अब भारत सहायता नहीं करे तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम। अब सहायता करने के अंदर जो अड़ंगा लगाया WTO ने, उसका हम खामियाजा भोग के आज सड़क पे बैठे हैं। आज सड़क पे बैठे हैं, इधर तो मोदी सरकार के गले की फांस है WTO का वो एग्रीकल्चर का जो समझौता है AOA यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और पिछली सरकारों को भी रहा, उन सरकारों ने भी MSP घोषित करके कागजी कार्रवाई की और वहां जाकर के इस तरह से वो लुका छपी का गेम खेलते रहे, वहां उन डेटा दिए नहीं, और इस तरीके से हमारे बीच में बड़ा रार, हर बार भारत की खिल्ली उड़ी वहां कि आपका, लेकिन ये नहीं कह पाते तो फिर पीस क्लोज आ गया ऐसा बीच में। अब पीस क्लोज में 2017 में सीतारमन जी गए थे, वहां ये बात चली कि भाई अब ये किसको क्या करें, पीस क्लोज को आप जो है उसको परमानेंट करो। परमानेंट करो तो देशों ने कहा नहीं परमानेंट हम नहीं करते, आपकी एक एक चीज हमें बताओ। तो सिक्योरिटी का मामला फंस गया कि यार गेहूं पैदा करें वो सारा हम बताएं, चावल पैदा करें वो बताएं, दालें पैदा। इस समझौते में एक समझौता और था कि यदि आप एक्सपोर्ट करते हो तो यूं नहीं सारा ही एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जिसके तहत मोदी जी दाल लाते हैं। अब आप कहते हो साहब हमारे यहाँ दाल पड़ी है, मोदी जी क्यों ला रहे हैं? मोदी की मजबूरी है दाल लाना, क्योंकि समझौते में साइन हुए हैं। अब मेरी समझ में एक ही बात नहीं आती कि जब WTO का इतना खतरनाक समझौता हुआ है तो मोदी ने तो किया नहीं, पिछली गवर्नमेंट ने किया तो उसमें वाजपेयी जी भी शामिल थे, सारे इनकी सरकारें 13 साल रही है, वो सरकारें सब शामिल थी, और सारी सरकारों के अंदर 1995 के बाद में जो भी साइन हुए, फिर 2013 में पीस क्लोज हुआ, उसके अंदर परमानेंट के लिए लड़ाई चलती है। तो 2019 का तो अभी हुआ नहीं है, 2 साल में होता है, 17 का हो गया। तो ये एक जो है एम्बर बॉक्स है, उस बक्से के अंदर खतरनाक आइटम निकल गए और भारत वहां फंस गया। इसलिए MSP दे नहीं सकता, सब्सिडी दे नहीं सकता डायरेक्ट किसान को। अब उन्होंने चाल क्या चली, तो दूसरे देश थे, उन्होंने 2 बक्से अलग बनाए, एक ग्रीन बक्सा बनाया और एक बक्सा ब्लू बनाया। ब्लू बक्से के अंदर थोड़ी सी एक अड़ंगेबाजी रखी कि आप किसी चीज को पैदा करना चाहते हो, जैसे हल्दी है, और हल्दी आपने पैदा करनी चाहिए कि साहब हमारे इससे कोरोना खत्म हो रहा है, वो है हमें आयुर्वेद में चाहिए करे, तो आपको कह दिया कि आप हल्दी 100 कुंटल पैदा करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे, ये अड़ंगेबाजी लगा दी। इससे ऊपर करोगे तो आप हमें बताओगे। तो ब्लू बॉक्स के अंदर भी उन्होंने ये अड़ंगेबाजी, लेकिन ब्लू बॉक्स के अंदर कोई इस प्रकार की पेनल्टी नहीं है कि आप कर सकते हो, हमारे से परमिशन ले लो, कोई चीज चाहते हो और आपकी कोई मजबूरी है, प्रोडक्शन की लिमिट मानने के अंदर हम कह देंगे कि आप गेहूं इतने पैदा करो। इस प्रोडक्शन की लिमिट के अंदर आपको पता हो तो हरियाणा गवर्नमेंट ने यह कहा कि आप चावल नहीं करोगे, क्योंकि ऊपर के दबाव ऐसे हैं कि प्रोडक्शन लिमिट है, आप सारे चावल ही चावल पैदा कर रहे हो, दुनिया को चावल भेजने लग गए आप, तो दुनिया को चावल पे दुनिया वाला चावल कहां बेचेंगे? तो जब इंटरनेशनल समझौता हुआ तो हमारी चीज भी खरीदो, आपकी चीज भी खरीदो, ये बड़े सवाल पैदा हो गए थे। इसलिए खट्टर साहब ने कहा कि नहीं आप चावल पैदा मत करो और ये करो, दूसरी चीजें पैदा करो और वो करो। फिर हम साहब इसमें दालों में घुसे।
दालों वगैरह में, इसमें, क्योंकि कमोडिटी तो सारी है, एग्रीकल्चर की जो भी कमोडिटी है, लेकिन अब हम मंगाएं तो क्या मंगाएं, मंगाने की भी मजबूरी, बेचना तो हमारे पास हाथ था ही क्या, इतनी बड़ी 137 करोड़ के ये भगदड़बाजी इसके अंदर होकर के। तो WTO का समझौता भारत में चूंकि आदमी ज्यादा थे बड़ा खतरनाक हुआ, तो ब्लू में भी हम फंस गए। अब ब्लू में फंसने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में ब्लू के मामले में अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने बड़ा आनंद लिया, उन्होंने अपनी लिमिटें बढ़ा ली। अच्छा, WTO और ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं ना, इनके अंदर बड़ी धौंस है अमेरिका की, इनकी। रूस तो इसमें टांग अड़ाई करता ही नहीं, क्योंकि वो मेंबरशिप उसने ऑब्जर्वर मेंबर के लिए ले रखी है, वो पढ़ेंगे में फंसा ही नहीं कि ठीक है हम देखते हैं आप क्या करते हो, उसके बाद में हम सोचेंगे और कभी कभी आपसे परमिशन लेके हमारे कोई चीज होगी तो भेज देंगे। भारत ने तो हाथों हाथ ही साइन ठोके। अब झगड़ा फंसा मेन ग्रीन में। अब ग्रीन सब्सिडी क्या क्या है ये भारत के हर नागरिक को पता होनी जरूरी है। अब ग्रीन सब्सिडी भारत दे सकता है चाहे जितनी दो किसानों को। तो हम जो है हमारा जो एग्रीमेंट ग्रीन सब्सिडी का जो हुआ था उसके कुल 12-13 पॉइंट है, उनमें से मैं आपसे थोड़ा सा कर लूं कि ग्रीन सब्सिडी में हमारा जो ट्रेड है वो डिस्टोर्ट नहीं होता, ब्लू में थोड़ा सा बट खाता है और बाकी सब में बहुत ज्यादा। तो मैं साथियों से एक करूं कि बीच में थोड़ा सा आप इसको वाच पार्टी या साथ में शेयर कर दें ताकि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचती रहे। किसान वहां बैठे हैं, मैं भी शायद 26 या 27 को वहां जाने के मानस में हूं और देखते हैं, हो सकता है वहां किस तरीके की बातें हैं उनको भी सुने कि भाई प्रॉब्लम तो है, हमने दस्तखत करके आगे मोदी जी ने साइन कर दिया या किसी ने साइन कर दिया या अगली गवर्नमेंटों ने साइन कर दिया, साइन तो पहले हुए हैं। अब ये पता नहीं खुला क्यों नहीं कह रहे हैं। आप 10% से बाहर कह दो भाई देखो 10% से ऊपर मैं तो नहीं दे सकता, तुम्हारे MSP FMSP स्वामीनाथन जी ने तो कह दिया। स्वामीनाथन जी का कोई समझौता थोड़ा है, स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन है। अब रिकमेंडेशन को भारत सरकार माने तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते में फंस जाए। तो या हम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बाहर आए और उसका भी जो भी ट्रेड के जो भी है, क्यों दूसरी चीजें भी तो लाते हैं ना, कोरा हमारे अनाज का लपड़ा थोड़ा ही है, हमारे पास दूसरी चीजें हैं तो वो सारा लपड़ा हो जाए। हमारे पास में कई ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के पास नहीं है, उनको भेजें। तो एक तरफ तो ये जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, कॉर्पोरेट के जितने भी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो कहते हैं भाई हमारी चीज तो जाने दो। उसके अंदर अनाज फंस गया। या तो हम पूरा छाती ठोक के ये कह दें कि भारत की कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, वोकल फॉर लोकल, ये बातें करना बहुत इजी है, लेकिन सीधी सीधी बात है कि हम WTO को कह दें भैया हमें तो तुम्हारी कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए, जो मेरे भारत में पैदा होती है हम खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे आनंद लेंगे, और जो भी चीज है उसी से हम अपना जीवन यापन करेंगे। हमारे पास दूसरे रॉ मटेरियल है, उन रॉ मटेरियल को हम बाहर बेचते हैं और वहां से दुनिया के रॉ मटेरियल को लाते हैं। तो इतने बड़े हम कर नहीं सकते। फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंदर पता नहीं कौन सा फैसला कब हो, बैन लग जाए, ईरान पे लगा, इराक पे लगा, उस तरीके से लग जाए। तो भारत की इतनी हिम्मत नहीं। अब भारत की हिम्मत नहीं तो वो 56 इंची बात में ये तो नहीं कहे कि देखो भाई पंगा तो पाड़ लिया। किसी आदमी से आप वादा कर लो और उस वादे की इतनी भारी पेनल्टी हो तो सेक्रीफाइस करे किसान, या ये व्यापारी सेक्रीफाइस करेगा हमें चीज नहीं भेजनी है, वो सेक्रीफाइस करे नहीं, हम उसमें जाए नहीं, तो कहीं न कहीं हमें इन बातों पे आना पड़ेगा। तो हर भारत के नागरिक को WTO का एग्रीमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ग्रीन के अंदर जो बात हुई, जो चीज अमेरिका को भारत के किसानों के लिए फायदे की चीज क्या है कि आप ग्रीन बॉक्स में जो जो आइटम है वो किसानों को दे दो, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। ग्रीन में क्या है, एक तो रिसर्च है, रिसर्च किस पे करोगे कि आप एनवायरमेंट के लिए रिसर्च करोगे, प्रोडक्ट के लिए करोगे। अब रिसर्च के अंदर आप जो है जितने भी एग्रीकल्चर में बच्चे हैं वो सारे लग जाए, उनकी नौकरी लग जाए, उनको आप जो है कुछ ऐसी सब्सिडी टाइप ऐसे दे दो कि आप जाओ और ये बीज है इसके ऊपर करो। तो ये करने से क्या होगा कि एक ट्रिप नाम का समझौता है, ट्रेड रिलेशन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी आप जैसे ये आपका कपास बीटी वगैरह आ रहा है, ये ट्रिप के तहत आ रहा है। तो बाहर के लोगों ने, अमेरिका ने रिसर्च पे पैसा फेंका, पैसा फेंक करके बहुत सारे बीजों की रिसर्च करके पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवा करके अपने बेचने लग गया, तो उसने तो एग्रीकल्चर में धंधा खोल लिया। और हम क्या है कि सिर्फ किसानों को इसी में, अच्छा हम भी इस लेवल के हैं कि हम उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहते। सरकार पता नहीं क्या है, या तो पैसे नहीं है तो वो बताए कि भाई हम रिसर्च फ्री में ही कर दें,
रिसर्च के भी कई तरह के हैं साहब। टीके के नाम से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है टीके, उसके तहत भी इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ा है स्कोप, लेकिन हम रिसर्च के नाम पे हम पैसा खर्च नहीं करते। हमारे कितने से इंस्टीट्यूट है, एक ICAR है, एक वनस्पति वो सब्जियों के लिए वाराणसी में है, और कुछ मसालों का, गन्ने का, इसमें 5-4 जो है इंस्टीट्यूट हमने खोल रखे हैं। इसके आगे हमारे पास में वो पैसा नहीं। तो पहला मुद्दा तो ये है कि हम रिसर्च के नाम पे दाब के पैसा खर्च करो, कोई मना ही नहीं है, कोई अड़ंगाबाजी नहीं। जो अड़ंगे की नहीं है तो उसके अंदर पैसा सरकार खर्च नहीं करती, क्योंकि बेसिकली पैसा है ही नहीं। वो वोटों की राजनीति के तहत वो टुकड़े डाल डाल के किसानों को ललचा ललचा के करते हैं। किसान भी उस बात पे टिके पड़े हैं। दूसरा मुद्दा है कि पेस्ट एंड डिजीजेज, ये आपके जो जीव जंतु मारने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, या अर्ली वार्निंग का जैसे ये सैटेलाइट आपने चलाया कि मौसम कब होगा क्या होगा, उसमें जांच के पैसे खर्च करो। सारा किसानों को काम आ रहा है, किसानों की वेबसाइट दे दे इनको फ्री और उस पे करे, लेकिन उसके अंदर है नहीं। उसके अंदर आपको इनको उन्मूलन करने के लिए जो है, आप डिजीज को उन्मूलन के लिए ये कीड़े मकोड़े, इन पे आप जो है आप अपना खूब पैसा लगाओ। पैसा लगाने का मतलब रिसर्च साइड में पैसा लगाओ, ये पैदा करो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो आप। फिर ट्रेनिंग के अंदर है, अब कितने ट्रेनिंग के सेंटर खुले हुए हैं? कोई सेंटर नहीं खुला हुआ ट्रेनिंग का, बताओ। अपने आप ही किसान एक दूसरे को कह रहे हैं, मैं तो खेती के बीच में रहता हूं, डाणी के बीच में यही काम करता हूं, हम आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे बोर्डी है, इसको मैंने काट दिया तो वो वैसे उसे वो खराब हो गई, तो एक आदमी आया, उसने कहा साहब आपने गलती कर दी। मैं क्या गलती की? कि बोर्डी को रस के दिनों में नहीं काटना चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन से दिन होते हैं? 11, 12, 13, 14 और अमावस, ये दिन आप बचा करके आप बोर्डी काटो, कुछ नहीं होगा। फिर आप बोर्डी को थोड़ा तपा दो तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो लकड़ी भले आपकी कितने ही दिन काम आ जाएगी। तो ये जब बातें हुई तो मुझे लगा कि यार यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज जो है बहुत भारी है यहाँ इंडिया में। बाजरी की रोटी के अंदर ये थोड़ी सी यूं लाइनें हुई तो फटाक से यूं ह्यूमिडिटी आती उसमें कि बरसात के चांस है, लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ। आज वो तारा, वो एक वो आकाश में कुंडलिया, उसके बीच में तारा, इसका मतलब हवा चलेगी, ये चलेगी, ये लो आप अर्ली वार्निंग के ये यहाँ है। तो ये जो चीजें थी वो अपन ने नहीं कर पाए। ट्रेनिंग के मामले में हम पैसा खर्च करो ना, कौन मना करता? आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जगह जगह खोल देते, आपकी साइंस सब्जेक्ट है साथ में, आर्ट सब्जेक्ट है साथ में, सारे एग्रीकल्चर तो आपका दूरी ठीक है, आप सबको एग्रीकल्चर का एक कंपलसरी सब्जेक्ट दे देते, लेकिन नहीं दे पाए। फिर बाद में जो है आपका चौथा पॉइंट है वो एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। अब एडवाइजरी में मैंने एक काले गेहूं बो दिए अपने खेत में, एडवाइस लेने के लिए इफको वालों को मैंने 10 बार फोन कर दिया। वो आज का मुझे टाइम भी दिया, अभी आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन हमारे एडवाइजरी सिस्टम ही फेल है। और एक्सटेंशन के मामले में ये है कि आप सैंपल लेकर के लोगों के पास में जमीन आप इन कॉरपोरेट को दे रहे हो तो उन लगाओ ना, गवर्नमेंट खुद ही अपना एक लगा करके 4 बीघा का करके उस पे बोर्ड लगा के इतना टेम्परेचर इतना, ये लेकिन नहीं है। और इसके बाद में 5वां जो है उनकी इंस्पेक्शन सर्विसेज है, इन पे आप खूब खर्चा करो। मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज, ये यदि आप करते हो तो आपको ग्रीन बॉक्स में आएगा। मैं बक्सों का वर्णन कर रहा हूं। इस बक्से के अंदर जो एम्बर बॉक्स का बक्सा था, आप गूगल में जाना और AOA टाइप करके, और उसके अंदर आप जो है AMS टाइप कर देना, एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट जो है सब्सिडी के हैं वो आ जाएंगे। उस सब्सिडी में 3 तरह की सब्सिडी आ जाएगी, 3 टाइप ऑफ सब्सिडी आ जाएगी। 3 टाइप में आप उनके बक्सों को देखना कि बॉक्स फलाना बॉक्स, ग्रीन बॉक्स फलाना, तो उसके अंदर एम्बर बॉक्स के अंदर खतरा ही खतरा है, हाथ डालो तो बिच्छू या सांप है। ग्रीन बॉक्स है जो मैं पढ़ रहा हूं आपको, मार्केटिंग के प्रमोशन के लिए आपको मंडियां खोलो। 22,000 आपने मंडियां खोलने का वादा किया था बजट के अंदर, मोदी जी ने 22,000 हाट खोलेंगे। वो हाट तो गई चूल्हे में, पैरेलल में आपने दुकान खोल दी। तो इतनी आज का आदमी पढ़ता है, मैं खेती करता हूं, पढ़ता हूं, मुझे पता है WTO क्या कह रहा है, मैंने कुछ बातें समझी। हाँ, कुछ बातें मुझे लॉ बेस होने पे तो बात आएगी हमारे सामने कि कहीं न कहीं हमारे बक्से के अंदर माल गड़बड़ था, हमने वो बक्सा खरीद लिया और उस बक्से के पंगे में पड़े हुए। ग्रीन बॉक्स से बक्से में पैसे लगते हैं, पैसा इंडिया गवर्नमेंट देना नहीं चाहती किसानों को। इंडिया गवर्नमेंट का पैसा जो है वो इंडस्ट्री की तरफ जाता है। GDP के 3 स्तंभ है,
उसको हमें हर टाइम ध्यान रखना चाहिए कि जीडीपी जो है एक सर्विस सेक्टर की जीडीपी होती है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर की होती है, और उसके अंदर जो है वो हमें चलना चाहिए कि भाई जीडीपी का जो एग्रीकल्चर का सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्यों दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, ये सारी बातें आम किसान को पता होनी जरूरी है। जब तक ये बातें पता नहीं होती है तब तक हम हड़तालें करें या कुछ भी करें, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, हो सकता, मैंने पहले आपसे सवाल किया कि हो सकता मोदी जी ने हड़ताल कराई हो, क्योंकि मोदी जी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को रिलैक्सेशन कैसे होगा कि देखो मेरे ये किसान जो है ये इस तरह की हड़ताल कर रहे हैं, भाई मैं तो दूंगा इनको जो है इस आपके ये जो एम्बर बॉक्स का बक्सा है जिसमें आपने मना कर रखा है, हमारे लोग एमएसपी मांग रहे हैं और मुझे देनी पड़ेगी, वरना सत्ता पलट जाएगी या कहीं भी होगा तो क्रांति हो जाएगी, या भारत के जो नागरिक हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देंगे, हमारे किसान नाराज हो गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहने हमारे सामने है कि फिर ग्रीन बॉक्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज जितनी भी हैं वो हैं। यदि बिजली के आप खंबे गाड़ो तो कोई मतलब नहीं, रोडें बनाओ तो मतलब नहीं, आप पोर्ट बनाओ तो मतलब नहीं, वाटर सप्लाई या डैम बनाओ तो मतलब नहीं, नदियों को जोड़ो तो मतलब नहीं, आप पूरी जमीन को आप कर दो। क्यों? वहां क्या है कि वो ये कहता है कि टोल तब होता है, ट्रेड में बट तब आता है कि जब इंडिविजुअली आप किसी को दो, आप किसी आपके देश के किसान की जेब में डायरेक्ट पैसा डालो या उसको खेती के ऊपर आप डायरेक्ट दो, तब गड़बड़ होती है। तो इस गड़बड़ को रोकने के लिए ये सारी समस्याएं खड़ी हुई और डब्ल्यूटीओ के अंदर हम जो है वो इस तरह से फंसते रहे। तीसरी सब्सिडी थी वो थी एक्सपोर्ट की सब्सिडी, यानी कोई भी देश जो एक्सपोर्ट करेगा उसको भी कहा भाई आप 36% जो है 6 साल में आप उसको कम करोगे टैरिफ में, और 10 साल में जो है 24% कम करोगे। इन सब बातों को होते हुए हम इस बात पे पहुंचे कि भाई कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की जो सब्सिडी है वो एक्सपोर्ट सब्सिडी के अंदर भी हम फंसे हुए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट के या तो हम दुनिया से अलग थलग हो जाएं, हम दुनिया के लेवल से हम एक तरफ हो जाएं और दुनिया का माल लाएं और नहीं लाएं। जब दुनिया पूरी से ग्लोबली हम कट जाएं तब तो है एक बात, और नहीं कटें तो हमें ये नखरे दुनिया के उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने समझौतों पे साइन कर दिया। और जब समझौतों से साइन हो गए तो हमारे लिए अब मामला बहुत गड़बड़े हो गया। फिर क्या समझौते हमने कई तरह के कर दिए, सर्विस सेक्टर के भी समझौते कर दिए। सर्विस सेक्टर का समझौते के मायने ये है कि सर्विस का जो समझौता है वो ये है कि एग्रीकल्चर के संबंधित जो सर्विसेज हैं, अब ये लोग जो बहुत पैसा रखता है ना जेब में, वो लोग अपने कोई न कोई अपना चीज निकाल लेते हैं, और उस जेब में जब चीज आ जाती है तो वो उसका रास्ता ग्रीन बॉक्स की तरफ कर देते हैं, और ग्रीन बॉक्स में करके, यानी अमेरिका जो है भारत से कई गुना सब्सिडी दे रहा लेकिन ग्रीन बॉक्स में दे रहा। भारत जो सब्सिडी दे रहा टोटल की टोटल एम्बर बॉक्स में दे रहा। एम्बर बॉक्स में क्यों दे रहा है कि हम हमेशा मांग यही करते हैं। तो मुझे इस बात की शंका होती है कि कहीं ये सरकारें अपना अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के लिए पब्लिक को आगे करके या यूनियनों को इनको आगे करके और इस तरह की बात तो नहीं करती है कि कहीं ऐसा ये करे और इस तरह से करे। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने जल्दबाजी में ये 3 बिल बना दिए, इस बात को थोड़ा सा घुमा के करते हैं कि हम ग्रीन बॉक्स की तरफ जाते, ग्रीन बॉक्स की बात को समझाते। अब ये मुद्दा जो भी किसान यूनियन के जितने भी लीडर हैं, जैसे योगेंद्र यादव से मैं मिलता रहता हूं और तो ज्यादा मेरा संपर्क नहीं है, ये रामपाल जी और इन दो से ही है, तो मैं कई बार इनको कहता भी हूं। और ये सवाल मेरी संडे की मीटिंग में भी आएगा, एक जम्मू कश्मीर के साथी भी जुड़ेंगे, वो काफी लिटरेट पर्सन है, उनके सामने भी रखूंगा। जब हमें पता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, क्यों किसी एग्रीमेंट को आपने कर लिया तो आज की स्थिति में ये बड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हर समझौता जो है वो कहीं न कहीं, जैसे मोदी जी ने ई नेम खोला तो 2017 के अंदर ट्रेडिंग के मामले में ई ट्रेडिंग का हुआ, वो समझौता हुआ नहीं, बाई चांस भारत ने ही मना कर दिया, देखो अभी हमारी दुकानदारी जमी नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक की साउंड नहीं है, ठीक है हमारे पास है, लेकिन ई ट्रेडिंग का हम अभी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा भाई देखो हमें इस मामले में मत करो। अब समझौते किस किस तरीके से होते हैं, बड़े दिमाग लगाने की है। मछली जो दुनिया की मछली है समुद्र में, इस मछली के बारे में कहा यार इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है,
कोई देश पता नहीं कितना निकालता है, कोई कितना निकालता। हमने क्या है कि 12 वो इनको नेवी के हैं मील है, 12 मील तक। ये वो पहले क्या तोप का गोला 12 मील जाता था, तो अपनी मील जो है इससे थोड़ा वो ज्यादा है, तो 12 मील तक का समुद्र अपन कर सकते हैं। वो तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है, उसके अंदर मछली जो निकलती है वो लेते हैं। अब मछली निकलने के अंदर आप मछली निकालते ही रहो, मछलियां को ये थोड़ा 12 मील से अंदर आ जाती। वो तो यदि आप कोई चूगा पानी डालो तो मछली अंदर जा देती। मछली आपने बहुत इकट्ठी कर ली, सारे देश के लोगों ने मछली खानी शुरू कर दी। अब मछली खानी कर दी, पूरी मछलियां खत्म कर दी तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा। ये दुनिया के मतलब वैज्ञानिक कह रहे हैं भाई धीरे धीरे खाओ इसको। तो इन्होंने कह दिया, वर्ल्ड बैंक वाला नहीं, इसने जो WTO वाला ने कहा भाई फिशिंग कंट्रोल होगा। तो जो समुद्र के आसपास देश थे उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे कंट्रोल होगा, हम मर जाएंगे हमारे बहुत भूखे। तो एक तरफ हम अनाज की तरफ भी लड़ रहे हैं और एक तरफ हमें ऐसे ऐसे मुद्दों पे लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने WTO ने कहा भी ऐसा करो, वोमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। अब वोमेन का पार्टिसिपेशन नो डाउट अपने इंडिया में एग्रीकल्चर वोमेन पार्टिसिपेशन है, लेकिन उसके अंदर भी और MSP पे खर्चा करो। जब ई ट्रेडिंग की बात आई तो मोदी जी ने ई-नैम खोल दिया। हमें पता नहीं लगता कि ये लोग जब बाहर जाकर के बाइलेटरल समझौते करते हैं, ट्राइलेटरल 300 देश करते हैं और मल्टीलेटरल भी करते हैं। अब मल्टीलेटरल समझौते होने के बाद में भारत के हर नागरिक को जब संसद में वो रखा जाता है रेटिफिकेशन के लिए, 2 तरह से होते हैं समझौते। एक तो सिग्नेटरी होता है, देश जाता है, पढ़ता है और सिग्नेचर करके आ जाता है, वहां तक उसकी गलती माफ है। सिग्नेचर करने के बाद में उन देशों के अंदर रखा जाता है कि भाई आप ऐसा करिए कि इसको रेटिफाई करिए। रेटिफाई करने के लिए संसद में रखा जाता है। तो संसद में हम सिर्फ फिर ऐसे हमारे प्रतिनिधि कई होते हैं, वो कोई बिना बेस, बिना पढ़े, बिना डॉक्यूमेंट तालियां पीट के और पार्टी का व्हिप जारी हो जाता है, और व्हिप जारी होने के बाद में वोट नहीं दे सकते उधर। जब जिसका बहुमत है तो हो गया। आज यदि मोदी जी किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता का रेटिफिकेशन करना चाहे तो उनके बड़े मामूली बात है, क्योंकि आप इधर से उधर तो वोट दे ही नहीं सकते। उनके पास 303 लोग हैं और बहुमत उनके पास 7 में है। तो ये एनडीए फेंडीए का नहीं भी चले, कोई 7 में तो हो जाता, एक आध इनका और साथी जुड़ जाता है, कोई दूसरा कोई आइडियोलॉजिकल गैप हो जाता है। तो हमारे अब मछलियां, अनाज, फिर हम गए थे JNU में, मुझे भी जाने का मौका मिला। इनको प्रोफेसर आनंद और ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र के साथ हम लोग गए। तो JNU के बच्चों के बीच में हम गए, तो वहां उन्होंने कहा कि इतने दिन एग्रीकल्चर को कमोडिटी घोषित किए, अब एजुकेशन को कम्युनिटी घोषित कर रहे हैं, यानी एजुकेशन बिकेगा। तो सर्विस सेक्टर में है ना, हमने क्या है कि गेट एक अलग था, सर्विस के लिए GTS के नाम से हमने ट्रेड सर्विस के नाम से और समझौते कर रखे हैं। अब ट्रेड सर्विस के नाम से समझौते होने के बाद में क्या है कि हम सर्विसेज जो है, सर्विसेज का मतलब टीचर वहां से आएंगे पढ़ाने के लिए, यहाँ वाले वहां जाएंगे, तो बड़ा एक सवाल पैदा होता है अंदर के हम इस तरह के समझौतों को करने के लिए बाध्य हैं कुछ तो, क्योंकि हम आप बेरोजगारी मांगते हो, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते। आप बेरोजगार हो तो आपको कहीं ना कहीं तो धंधे लगाना, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खुला है सर्विस सेक्टर का, तो भेजो इनको बाहर। बाहर भेजने के अंदर वो H1B वीजा जो है उसने ट्रंप ने फड़ंगा डाल दिया था, मोदी जी यूं ही तालियां पीटते थे उसके साथ बिना मतलब ये, लेकिन अब है वो बेचारी सुषमा जी कहते कहते ही मर गई। सच्ची बात कह दी थी उसने कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ, विदेश मंत्री हूँ। लेकिन हमारे समझौतों का आम लोगों को बेस के लिए नहीं रखा जाता जब रेटिफिकेशन होता है। जब तक हम प्रॉब्लम पूरी की पूरी है मिस क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी का मिस क्लासिफिकेशन होगा, तब तक हमारा ये किसान का मुद्दा मानना पड़ेगा। फिर बाद में मुद्दा आता है ट्रिप वगैरह सारे हो गए, 2017 का राउंड हो गया, 12वां राउंड हमारा अभी है पेंडिंग उसके। फिर फड़ंगा जो PDS सिस्टम में डाला दुनिया के देशों ने कि भाई ऐसा करो कि फ्री ट्रेड फैसिलिटेशन का एक एग्रीमेंट है उस पर साइन करो, यानी कोई माल इधर भेजेगा, जैसे चीन वगैरह है वो ट्रेड करने के फ्री ट्रेड करेंगे हम, तो किसी के माल पड़ा है तो वो वहां भेजना शुरू कर देगा। फिर एक एग्रीमेंट बना कि डंपिंग करने के अंदर साहब डंपिंग का एंटी डंपिंग कानून भी बना होगा। मैं वो चीन का कचरा ला करके सस्ते में यहाँ पटक दिया, बोलो वहां से वो उन्होंने क्या किया कि अपने जो वैल्यू थी चीन की यानी उसको कमजोर किया, कमजोर करके यहाँ ला के पटक दिया। हमारी छाती पे खिलौने, दूर से पता नहीं कितने मोबाइल, और हम उस गपलत में आ गए। तो कोरा एक ही मामला नहीं है,
ये WTO पूरे देशों के अंदर न तो हम बना के कोई चीज बेच रहे हैं, अब जब हम बेच ही नहीं रहे हैं तो ऐसे ऐसे दस्तखत कर दिए, कहाँ ठीक है साहब ये कर देंगे। अब आप डंपिंग यार्ड बन गया भारत के अंदर डंपिंग यार्ड बन गया, तो फिर क्या करते हैं, टैरिफ बढ़ाते हैं। ये जैसे ट्रंप ने कहा नहीं मैं तो नहीं करता, एक्साइज बढ़ा दूंगा मैं तो, अब वो बढ़ा ही है उसने, लेकिन हम बढ़ा नहीं। हमारा सोलर का पूरा पैनल पूरे चाइना से आ रहे हैं, लेकिन अब उसमें हम ये वो कलर ये लो कलर करने से बातें नहीं चलती, बातें समझौतों से चलती है। बहुत कुछ दिमाग चलाना पड़ता है। आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ ना तो गले की फांस हो जाए। जब इनको पढ़ते हैं अंदर से तो यूं लगता है कि यार ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है, ये इतना बड़ा तामझाम है, इतना सब कुछ है, सबके दस्तखत हो रखे हैं, सबने साइन कर रखे हैं, तो आपने ट्रेड फैसिलिटेशन का कर दिया। एक समझौता और था हमारा जो FTA के नाम था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो हमने फैसिलिटेशन वाला तो कर दिया, ट्रेड फैसिलिटेशन कर रहा है। फोन करने की लोगों को भी पता नहीं क्या तमीज नहीं है भाई, कोई आदमी बिजी जो है इसको शेयर करें, क्योंकि वो मुझे रुकते हुए लगे नहीं, मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन कोई सुन ली होगी बात, या तो वो मेरे कोई घोचाड़ना चाह रहे होंगे या जैसा भी होगा। तो साथियों इस बात को आगे बढ़ाएं और किसानों के इस एजिटेशन के अंदर WTO के क्या क्या अड़ंगे हैं, WTO की सब्सिडी पड़े जो किसान मांग रहे हैं, उन मांगों के अंदर क्या ये मोदी कर पाएगा, क्या ये स्थिति होगी, और नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमें करना क्या चाहिए, ये बड़े सवाल हैं। किसान तो नो डाउट है खतरे में, लेकिन हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, इस बात को हम ध्यान रखें और इसमें हमें आगे भी चिंतन करना है। संडे को मेरी एक मीटिंग होती है जिसमें आप जुड़ें, फेसबुक पे मैं लिंक डालता हूं और उस लिंक में गूगल का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर दीजिए और गूगल ऐप पे ऊपर उसको क्लिक करने के बाद में मेरी मीटिंग में हम एंट्री हो जाएंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उनको हम कोशिश करेंगे। एक हमारे यदि जम्मू कश्मीर के साथी जुड़ जाते हैं, वो इन WTO पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, और भी हमारे कई साथी जुड़ेंगे जो WTO और इनके मामले में करेंगे। फार्मर एजिटेशन को हम सपोर्ट करते हैं, विरोध नहीं करते, लेकिन जो मजबूरियां थी उस मजबूरियों को मैंने पॉइंट आउट किया। हो सकता है वो बार बार इस बात को रिंग कर रहे हो, मुझे जानते नहीं है, लेकिन वो देख रहे होंगे कि क्या ये बकरा यूं बिना मतलब है, लेकिन मैंने एक आगाह किया कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंटेटिव किस किस तरीके से क्या क्या कर जाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने हम बायलैटरल समझौते करके आ जाते हैं। जब भी मोदी जी बाहर गए, पता नहीं इनको बाहर घूमने का शौक था, वो दुनिया भर के समझौते करके आ गए। उन समझौतों के एवज में हमें कानून बनाने पड़े, कानून सारे के सारे, क्योंकि बिना पैसों के चलता नहीं, तो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड हो गए। हमारे किसानों के मामले के अंदर WTO का भले ही हो, लेकिन इनको कॉर्पोरेट जगत को बीच में नहीं डालना चाहिए था, ये हमारा चिंतन है। कॉर्पोरेट के लोग, अडानी के लोग और इस तरह से FPO के लोग डाल करके और हमें सब्ज बाग दिखाने की इनको जरूरत नहीं होनी चाहिए, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधी सादी बात कहनी चाहिए कि MSP नहीं दे सकता, WTO के इस क्लॉज नंबर फला 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 और इसके तहत ये AO है, जो एग्रीमेंट है, इसको आपको मैं भेज रहा हूं। भाई एडवर्टाइजमेंट में दुनिया भर के पैसे खर्च, यही कर लो। अब इसके अंदर ये होगा भाई देखो मुझे आप सपोर्ट करो, दर्शकों तो हम करके आगे जैसे तैसे भी, लेकिन आप लोग हड़ताल में रहो, ताकि मैं कभी जाऊंगा मीटिंग में तो वहां कह दूं देखो मेरे लोग बहुत नाराज हैं, इसलिए मैं तो इस पे साइन नहीं करता आगे। तो थोड़ी बहुत मुझे, क्योंकि पीस क्लोज का जो मामला है, पब्लिक का जो PDS सिस्टम है, उस सिस्टम को करने के लिए भारत सरकार के ऊपर पूरा दबाव है। हमारी गरीब जनता 67% है, जिसको अनाज देना हमारे लिए बहुत बाध्यता है। इसीलिए मोदी जी ने कोरोना में कहा मैंने 80 लाख लोगों को अनाज दिया। ये दुनिया में दिखाने के लिए हमें अच्छा लगता है और हमें भी इसके अंदर विरोध नहीं जताना चाहिए कि ठीक है अच्छा है दिया, तो आपको नहीं साहब वहां 85 लाख को दिया, ताकि दुनिया के, क्योंकि हमारे कई जगह कई बार क्या होता है कि घर में कोई आदमी बैठा रहता है ना, तो उसको कई बातें साफ साफ कहनी चाहिए। अब ये क्या घर की बात मानते नहीं, खुली बात करते नहीं ये लोग, और हमें जो है इस तरीके से करें। वो मुझे रुक ही नहीं रहे, 10-15 फोन कर चुके हैं। आप इसको शेयर करके लोगों तक आगे बढ़ाएं और वॉच पार्टी लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।